हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल के बेसिक पार्ट, सेल का एसेंशियल कंपोनेंट्स, सेल्स के बेसिक टाइप्स। इतनी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, सो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जब भी हमें सेल्स को डिफाइन करना होता है, तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम कहते हैं दैट इज़ व्हाट, दैट अ सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल लाइफ की एक यूनिट है। और अगर एडवांस हम डिफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फाइन, अगर हम अपने इसी डिफिनेशन को थोड़ा गौर से देखें, हमने सेल्स को डिफाइन करने के लिए कहा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। बेसिकली हम लोग यही बोलते हैं। अब अगर ये पूछा जाए हाउ विल यू डिफाइन लाइफ, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि लाइफ को इजीली डिफाइन नहीं किया आज तक। अभी तक कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइफ का ऐसा है ही नहीं, कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफिनीशन है ही नहीं कि हम एक सिंगल सेंटेंस में लाइफ को डिफाइन कर सकें। अपने जानकारी के लिए, अपने समझदारी के लिए हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर, उन फीचर्स पर जो कि नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते, केवल और केवल लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन इन सब का थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है नॉन लिविंग में। लेकिन 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट इज आवर रिप्रोडक्शन। मीन्स व्हाट? द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि कभी भी किसी भी नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं होता। कभी भी कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी ही तरह की दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फाइन। सेकेंड, द सेकेंड फीचर इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, खाना पीना पचाना, यही चीज़ें मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करती हैं। मीन्स अगर हम लोग कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसे पचा रहे हैं, होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं उस फूड में, वो टूट जाते हैं सिंपल मोनोमर्स में। मैक्रोमोलिक्यूल्स टूटकर माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फाइन। ये मोनोमर्स हमारे बॉडी के ओन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं मैं, स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सिस्टम में पाया जाता है। जब भी हम प्लांट सिस्टम के प्लांट पार्ट को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, स्टार्च हमारी बॉडी में जाता है, टूटता है और सिंपल मोनोमर्स बनाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज हमारी बॉडी ओन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एज अ ओन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करती है। और अब इस ग्लूकोज के मोनोमर को, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को हम यूज करके ऐसा पॉलीमर बनाते हैं जो कि हमारी अपनी बॉडी का खुद का होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन प्लांट सिस्टम में नहीं होता, स्टार्च एनिमल सिस्टम में नहीं होता। यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को कंज्यूम करना
उन्हें सिंपल मोनोमर्स में तोड़ना और उन मोनोमर्स से एक सिंपल से अगर हम बात करें तो होता क्या है कि पॉलीमर जो कि हमारे फॉरेन पॉलीमर हैं उसको अगर हम कंज्यूम करें, सिंपल मोनोमर बनाएं, इस सिंपल मोनोमर से हमारी बॉडी फर्दर इसको अपने टाइप के पॉलीमर बनाए। फॉरेन पॉलीमर का एक एग्जांपल है स्टार्च। अपने पॉलीमर का एग्जांपल ग्लाइकोजन। यहां पर दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स जब एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर सिंपल मोनोमर में टूटता है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी निकलती है जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में। और जब वही मोनोमर हमारे अपने टाइप के पॉलीमर, बॉडी के अपने टाइप के पॉलीमर बनाते हैं तो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ओके, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, दैट मीन्स breaking down of complex polymer into simple monomers is catabolism, and formation of further complex polymer from simple monomer is called as anabolism. Catabolism is exothermic process, anabolism is endothermic process, and catabolism plus anabolism is equals to metabolism. हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, इट इज डन विद इन द सेल्स। ओके, इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट रिप्रोडक्शन, सेकंड मेटाबॉलिज्म, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिवनेस। मीन्स फॉरेन बाहर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करें, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में होते हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं होते हैं। फाइन। तो अब अगर हम सेल्स की बात करें, हमने कहा कि सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस। फाइन। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, reproduction is what? Reproduction is production of own kind of individuals, right? Production of own kind of individuals contains own kind of characteristics, and own kind of characteristics need own kind of genetic information. Reproduction के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन्स में बिना उस इंफॉर्मेशन को अल्टर किए सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सके, राइट? तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बायोलॉजिकल सिस्टम में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। आरएनए इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली इन रेट्रोवायरसेस। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है, और बाकी सारे इंडिविजुअल्स में
डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज जेनेटिक मटेरियल। विदाउट दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड ओनली द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के हो जाने से रिप्रोडक्शन नहीं हो जाता। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसके लिए एक और हमें फंक्शनल यूनिट चाहिए होगी जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को एरर फ्री, बिना उस जेनेटिक मटेरियल को चेंज किए रेप्लिकेट कर सके, 1 से 2 बना सके। राइट? सो फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज रेप्लिकेशन। फाइन। नाउ मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हमने देखा, मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स इनटू सिंपल मोनोमर्स। हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को सिंपल मोनोमेरिक फॉर्म में तोड़ दें और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसके लिए ज़रूरी है कैटाबॉलिक एंजाइम्स। एनाबॉलिज्म is a process in which simple monomers are converted into complex polymers। इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है और इसे हम कहते हैं, इसमें ज़रूरत होती है एनाबॉलिक एंजाइम्स की। मीन्स अगर हम देखें तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों में ही हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। राइट? और एंजाइम्स ये काम करते कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। ओके? रिएक्शन को कैटालाइज करके। बाय द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। और एंजाइम्स रहते कहाँ हैं? दे आर प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। फाइन। एक सेल के अंदर एंजाइम्स प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मीन्स हम कहें कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज प्रोटोप्लाज्म एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटालिसिस। वी कैन से, कह सकते हैं हम। ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ इज रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, and responsiveness is what? Responsiveness is ability to respond against the changes that happens in environment। अगर environment में कुछ भी चेंज हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम कुछ रिस्पॉन्स कर सकें, then this process called responsiveness। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि environment से सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन के जरिए, कवरिंग के जरिए। अगर ये कवरिंग टूट जाती है कहीं से भी, अगर ये कवरिंग हमारी टूट जाए तो अंदर जो भी चीज़ें हैं इस कवरिंग के और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी और थोड़ी ही देर बाद इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स और इस सेल के अंदर के कंपोनेंट्स या इस सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। Am I right? तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ये बैरियर इंटैक्ट रहे और साथ ही साथ इस बैरियर के अक्रॉस जो भी चीज़ें आ जा रही हैं उन पर टाइट कंट्रोल रहे, हम उन चीज़ों को टाइटली रेगुलेट कर सकें। सेल्स की बात करें तो ये जो बैरियर है, दिस बैरियर इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is a barrier which covers the external most part of the cell and responsible for separation of environment to the cell। यही एक ऐसा बैरियर है जो कि environment को सेल से अलग करता है और environment से सेल के अंदर या सेल से environment में जो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें जो आती हैं चीज़ें जो जाती हैं, उसको वो रेगुलेट करता है।
So we can say that plasma membrane is structural unit of responsiveness, right? Next thing is, what is functional unit? Friends, अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लेकिन वो चीज़ों को टाइटली रेगुलेट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? या तो हमारी सेल्स पूरी की पूरी आइसोलेट हो जाएगी या फिर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी और सेल का जो अंदर का नेचर है, होमोस्टैसिस है जो सेल्स का, वो बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सेल्स को इंटैक्ट रख सके, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। फाइन, कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। ये कंट्रोल मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल है सेल्स के रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इन्वायरमेंट में जरा सा भी चेंज होता है तो सेल्स हमारी इस तरह से रिएक्ट करती है कि वो उस चेंज का जो इफेक्ट सेल पर पड़ रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस को हम एक और टर्म दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस तो दोस्तों, यहां हमने देखा कि स्ट्रक्चरल यूनिट इज जेनेटिक मटेरियल फॉर रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट इज प्रोटोप्लाज्म फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रिस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस। Functional unit is replication for reproduction, functional unit is catalysis for metabolism, and functional unit is controlled molecular transport for responsiveness. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड इज प्रोटोप्लाज्म एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, ये तीन चीजें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी सेल के लिए। फ्रेंड्स, इन तीनों में से अगर एक भी चीजें मिस हुई या एक भी चीज नहीं हुई, एक भी चीज एब्सेंट हुई तो सेल्स वहीं डाई कर जाती हैं। फाइन, हम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें चाहे यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ये तीनों ही चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं फ्रेंड्स कि हम यहाँ सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन चीज़ों की बात नहीं करना है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओनली जेनेटिक मटेरियल। मीन्स दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, दैट इज जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सेल। इसके बाद हम बात करें रेप्लिकेशन, कैटालिसिस एंड कंट्रोल मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट आर द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। फाइन फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के लिए हमें जानना ये जरूरी है कि इज द सिस्टम इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग। हमें कैसे पता होगा? सिस्टम को देखकर हमें हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस और नॉट। यानी कि लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसकी कैपेसिटी इस सिस्टम के पास है या नहीं है। ये सिस्टम रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं, ये सिस्टम मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है या नहीं, या ये सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है या नहीं। अगर ये तीनों क्वालिटीज प्रेजेंट हैं तब हम उसे कहते हैं लिविंग सिस्टम। अगर ये क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे कहते हैं नॉन लिविंग सिस्टम। फर्दर, इन तीनों क्वालिटीज के बाद हमारे जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, यानी कि लिविंग सिस्टम में अगर हम देखें तो
हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, ये तीनों की तीनों चीज़ें उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम उसे कहेंगे सेलुलर लिविंग सिस्टम, और अगर नहीं है तो हम उसे कहेंगे एसेलुलर लिविंग सिस्टम। एसेलुलर लिविंग सिस्टम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, एंड दैट इज वायरसेस। वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ ट्रू सेल्स। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है, डीएनए वायरसेस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वायरसेस के अंदर कभी भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वायरसेस रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल का प्रोटोप्लाज्म यूज करते हैं। हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनमें से एसेलुलर लिविंग सिस्टम यानी कि वायरसेस के पास दो, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो होती है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए हम इसे कहेंगे एसेलुलर लिविंग सिस्टम। सेलुलर लिविंग सिस्टम में आते हैं तो हमारे पास ये तीनों की तीनों यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक मटेरियल भी होता है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटोप्लाज्म भी होता है जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के लिए, कंट्रोल्ड मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। सो दे आर कॉल्ड ट्रू सेलुलर लिविंग सिस्टम, राइट। अब हम बात करें कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कोई कवरिंग है या ये ओपन है। मीन्स अगर हम बात करें तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर एक यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, फाइन, जबकि प्रोटोप्लाज्म में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। फिर हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है। अगर है तो इट विल बी प्रोकैरियोट्स, अगर नहीं है तो इट विल बी यूकैरियोट। The cell will be prokaryotic cell, the cell will be eukaryotic cell, and the system will be called as prokaryotes and eukaryotes respectively. Fine. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल्स क्या होती हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस। सेल्स के पास तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास होनी ही होनी चाहिए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल जिससे के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सके, सेकंड प्रोटोप्लाज्म जिसमें कि वो एंजाइम्स हों जो कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकें, एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इंटैक्ट सेल सिस्टम को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सकें। इसके बाद हमने देखा सेल्स का जो सिस्टम है वो नॉन लिविंग सिस्टम से कैसे डिफर करता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।